हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज रोटेशन, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अभी तक हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था, दैट इज ट्रांसलेशन। उसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रोटेशन। देखिए, रोटेशन का क्या मतलब है कि आप किसी लाइन को या फिर किसी एक्सिस को रेफरेंस मानते हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आप रोटेट करवा रहे हो, एक सर्कुलर पाथ करते हुए आप उससे फॉलो करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पे लेके जा रहे हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी रोटेशन कहलाएगी। एक बार जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो उसकी देख लेते हैं। रोटेशन मीन्स ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ए टू डायमेंशनल रोटेशन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय रिपोजिशनिंग। देखिए, यही सेम टर्मिनोलॉजी मैंने आपको ट्रांसलेशन में भी हाईलाइट करवाई थी, वही मैं यहाँ पे आपके रोटेशन में भी हाईलाइट कर रहा हूँ। रिपोजिशनिंग वहां भी हुई थी, रिपोजिशनिंग यहाँ भी हो रही है, बट ट्रांसलेशन के अंदर जो रिपोजिशनिंग हुई थी वो आपके एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए हुई थी, और यहाँ पे रिपोजिशनिंग इट अलोंग विद अ सर्कुलर पाथ। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए आप रिपोजिशन कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके ऊपर रोटेशन ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। रिपोजिशनिंग इट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन द एक्स वाई प्लेन। दैट मीन्स सपोज करिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं, चाहे क्लॉकवाइज कराइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराइए, तो वो जो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? आपका रोटेशन कहलाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, यदि आप एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं तो जिस एक्सिस के रेफरेंस में आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएंगे दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर में वो एक्सिस होगी और इस एक्सिस के रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट है आपके एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव ऑन करेगा। ठीक है, ओके। चलिए, छोटा सा मैंने फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको एक बार ध्यान देना। हम ऑरिजिन के रिगार्डिंग एक बार रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा ऑरिजिन है, दैट इज 0,0। ये आपका पी पॉइंट है, दिस वन, और ये आपका पी डैश पॉइंट है। स्टार्टिंग में पी पॉइंट, जो पी ऑब्जेक्ट है, वो आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसके उस पॉइंट के, जो एक्स एक्सिस के साथ, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ पी वाले पॉइंट को ऑरिजिन से जोड़ने वाली जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है? दैट इज 5। ये तो ओरिजिनल एंगल है, स्टार्टिंग एंगल है। उसके बाद आपने सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए, ये आपकी एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए आप पी वाले पॉइंट को कहां पे लेके गए? पी डैश पॉइंट पे लेके गए। तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए आपने ऑब्जेक्ट को कितना रोटेट किया? आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, दैट इज थीटा। तो जो रोटेशन एंगल है वो कितना है? आपका थीटा है। और फाई क्या है? फाई इज अ स्टार्टिंग एंगल दैट मेक बाय द पॉइंट P बाय कनेक्टिंग लाइन टू द ऑरिजिन। ये एंगल जो है P वाले का एक्स एक्सिस के साथ ओरिजिनल एंगल फाई है। उसके बाद आपने कितना रोटेट किया? उसे थीटा रोटेट किया है। अब देखिए, पॉइंट की जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? स्मॉल r है। वो रोटेशन से पहले भी स्मॉल r ही रहेगी और रोटेशन के बाद भी आपकी स्मॉल r ही रहेगी। चलिए, सेम वैसे ही जैसे ट्रांसलेशन में हमने एक्स डैश वाई डैश और एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बनाई थी, वैसी रिलेशनशिप हमें यहाँ पे रोटेशन के केस में भी अप्लाई करनी है। देखिए, एक बार कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पी डैश की बात करते हैं, एक्स डैश। तो देखिए, आपने ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने दो तरह के कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। एक तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे हम आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब सिंपल एक्स वाई की टर्म में आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जब आप थीटा की फॉर्म में ऑब्जेक्ट के रोटेशन को बता रहे हैं, एंगल की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो आपके कॉस के साथ थीटा में आती है विद दिस वन। ठीक है, और y में जो y है, y एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो आपके साइन की फॉर्म में आती है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिए, आप x डैश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x डैश जो है वो आपके x डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस है ओरिजिन से कितनी है, तो x डैश इक्वल्स टू r। उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दीजिए, डिस्टेंस हमने कितनी ले रखी है? r। और टोटल एंगल कितना हो गया इस समय? टोटल एंगल कैलकुलेट करना है, दैट इज 5 प्लस थीटा, दैट इज द टोटल एंगल ऑफ p डैश। तो हमने वही लिखा,
एक्स डैश इक्वल्स टू आर कॉस फाइव प्लस थीटा, और y जो आएगा दैट मीन्स y डैश इक्वल्स टू आर साइन फाइव प्लस थीटा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर p डैश पॉइंट के लिए टोटल एंगल कितना है यहां से यहां तक, तो फाइव है, और ये कितना है थीटा, तो कॉस फाइव प्लस थीटा इक्वल्स टू फाइव प्लस थीटा का मतलब क्या होता है आपका एक्स डैश इक्वल्स टू आर कॉस फाइव प्लस थीटा। तो कॉस थीटा को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, दैट इज यहाँ पे आपके पास आना चाहिए सिंपल एक्स डैश अपॉन डिस्टेंस आर, दिस वन एक्स डैश इक्वल्स टू आर कॉस फाइव प्लस थीटा, जहां पे एक्स डैश जो है वो आपका क्या है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका बेस, सिंपल cos फाइव प्लस थीटा, बेस यहां से यहां तक कितना है एक्स डैश अपॉन हाइपोटेनियस, जो आपकी पॉइंट की जा रहा है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है हाइपोटेनियस आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस कितना है आपका आर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं cos फाइव प्लस थीटा क्या होगा एक्स डैश अपॉन आर। ऐसे ही आप साइन फाइव प्लस थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन फाइव प्लस थीटा क्या होगा आपका वाई डैश अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप इससे भी यदि निकालेंगे तो एक्स डैश आपका कितना आएगा आर कॉस फाइव प्लस थीटा, एक्स डैश इक्वल्स टू आर कॉस फाइव प्लस थीटा एंड वाई डैश इक्वल्स टू आर साइन फाइव प्लस थीटा हो जाएगा। यदि साइन को आप लिखना चाहें तो साइन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, this one is perpendicular upon hypotenuse। तो ये आपका कितना आ गया, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है दैट इज वाई डैश, एंड ये आपका क्या हो गया आर। तो आप वाई डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इक्वल्स टू आर साइन फाइव प्लस थीटा, वही हमने लिखा है वाई डैश इक्वल्स टू आर साइन फाइव प्लस थीटा। चलिए रोटेशन की जो बात है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये हमारा रोटेशन है, एक्स डैश और वाई डैश को आप इसमें निकाल सकते हैं। बट मैंने बताया कि हमें जो रिलेशनशिप निकालनी होती है वो रिलेशनशिप निकालनी होती है एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश के बीच में। बट इस वाली इक्वेशन में कहीं भी एक्स और वाई तो आ ही नहीं रहा, एक टर्म आ रही है दैट इज आर। तो हमारी अप्रोच रहेगी कि हम उस आर को रिमूव करें। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है cos फाइव प्लस थीटा साइन फाइव प्लस थीटा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा cos a प्लस बी कितना होता है, साइन a प्लस बी कितना होता है। तो cos a प्लस बी cos बी माइनस साइन a साइन बी, और साइन a प्लस बी मतलब साइन a cos बी प्लस cos a साइन बी। तो वही फॉर्मूला लगा के हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे ड्राइव करी। इस वाली cos फाइव प्लस थीटा को हमने एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले से, cos फाइव cos थीटा माइनस साइन फाइव साइन थीटा, आर मल्टीप्लीकेशन में दोनों जगह आ जाएगा। ऐसी y डैश इक्वल्स टू, इसको हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया है, साइन फाइव प्लस थीटा मतलब cos फाइव साइन थीटा प्लस साइन फाइव cos थीटा, आप जो है दोनों जगह आएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए हमने इक्वेशन तो एक्सपेंड कर दी बट अभी भी इसके अंदर x और y की टर्म नहीं है। अब हमें क्या करना है, बिफोर रोटेशन जो हमारा पॉइंट p डैश है उसे हमने यहाँ पे डिपेंड किससे किया हुआ है, बाय यूजिंग p से, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या है आपके x, y। आप इन x, y को फिर दोबारा पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट करिए सेम ऐसे। तो इस समय जो p वाला पॉइंट है वो ओरिजिन के साथ एंगल कितना बना रहा है, दैट इज फाइव। तो यहाँ पे आप इसे कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू आर कॉस फाइव एंड y इक्वल्स टू आर साइन फाइव। इसे हमने नंबर दे दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब r कॉस फाइव की जो वैल्यू है और r साइन फाइव की जो वैल्यू है वो x और y के बराबर है, then placing the value from equation number 2 to equation number 1। इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दीजिए। तो r cos फाइव को आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे x लिख दीजिए, r sin फाइव को आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए।
तो जब आप 2 से वैल्यू 1 में प्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 आपको मिलेगी, x डैश इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड y डैश इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। जो r वाली टर्म है वो अब आपके रिमूव हो गई और इक्वेशन नंबर 3 से आपके x डैश और x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आ चुकी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को आप, मैंने बताया हमें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर वैल्यूज जो है लेके आनी होती हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है, यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन आ गई, आपको याद होनी चाहिए x डैश इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा, y डैश इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लेके आई थी, जैसे आपने ट्रांसलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था वैसे रोटेशन को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेम p को हमने लिखा 2 रो 1 कॉलम एक्स वाई, p डैश इक्वल्स टू x डैश y डैश, r की जो वैल्यू है वो हमने एक्स वाई हटा दिया, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एज डी इसको लिख दिया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये तो आपका ओरिजिनल पॉइंट P, ये आपका आफ्टर रोटेशन पॉइंट P डैश, और ये आपकी रोटेशन मैट्रिक्स आप इसे बोल सकते हैं, दैट इज R से हमने डिपेंड कर। अब इन तीनों को आप मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखने के बाद आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी P डैश इक्वल्स टू R डॉट P। आप इसे चाहे सॉल्व करके देखना, P डैश इक्वल्स टू R डॉट P में आप P डैश और R की वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए तो आपको इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एज इट इज मिल जाएगी। तो अभी आपको इक्वेशन जो ये ध्यान रखनी है, आपको याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 तो आपको याद होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 की टर्म में भी आप रोटेशन को याद रखिए, दैट इज P डैश इक्वल्स टू R डॉट P। इस तरीके से करके आप रोटेशन की फाइनल मैट्रिक्स जो है वो निकाल सकते हैं। एक बार कैलकुलेशन आप लोग जरूर करके देखिए, P डैश के अंदर यहाँ पे x डैश y डैश रख दीजिए, P की जगह x y रख दीजिए, R की जगह ये वाली जो मैट्रिक्स है रख दीजिए, आप सॉल्व करिए तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आपको एज इट इज मिल जाएगी। तो इस पूरी कैलकुलेशन में जो फिगर मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, और दूसरा जो रोटेशन वाली इक्वेशन है वो आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन नंबर 3 हमने कैसे ड्राइव करी है ये भी आपको याद आना चाहिए, याद होनी चाहिए, और इक्वेशन नंबर 4 हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखी ये भी आपको याद होनी चाहिए और आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलिंग, उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।